वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी क्लासिकल, इट इज गोइंग टू बी इन ईरान, इजराइल एंड अमेरिका। ये जो सिचुएशन है इसकी एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी क्या है? एटॉमिक एनर्जी जो एक एजेंसी है एनएसजी, उसके थ्रू उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश किया ईरान के ऊपर, पर ईरान हर बार नहीं मानता कि मैं अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। वो न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में ही इज गेटिंग अटैक्ड बाय यूएसए एंड इजराइल। आज ईरान के पास 6 लाख के आसपास सेना है, इजराइल के पास 1,70,000 की सेना है। ऑन ग्राउंड कितने? 1,70,000 ही है उसके पास, बट टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है वो। मिसाइल से बचाने के लिए इजराइल के पास क्या है? आयरन डोम है, देन एरो, डेविड स्लिंग, ये सब उनके एक अलग अलग लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि जो मिसाइल इनकमिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 360 प्रोटेक्शन है। यस, इजराइल के साथ यूएसए है। फिर भी युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि Why is America supporting Israel? आफ्टर 1979 ये चीजें चेंज हुई हैं। जो खमीनी आ गए उसके बाद ये चेंजेस हुए हैं। सिस्टम इन ईरान बिकेम मोर ऑर्थोडॉक्स, मोर एंटी यूएस, एंटी वेस्टर्न कल्चर, और ईरान को वापस उसी कल्चर में लाने के लिए यूएसए इज गेटिंग इन्वॉल्व। दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंडली, यूएसए ने वेनेजुएला से वहां के प्रेसिडेंट को उठाया। क्यों उठाया? बिकॉज जो भी अगर पेट्रोल को डॉलर्स में यूज नहीं करेगा, डॉलर्स के करेंसी में, तो अमेरिका उसके पीछे पड़ेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू टारगेट आल्सो। Why is the UAE and the Gulf suffering because of that? ओके, देखो, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ऑल जीसीसी कंट्रीज, ईरान उनको क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि दे आर ऑल अलाई ऑफ यूएसए। तो मैं क्या करूंगा? आई विल स्टार्ट हिटिंग योर अलाइज, सो दैट अलाइज विल पुट प्रेशर ऑन यूएसए कि स्टॉप द वॉर। सी यू कैन ओनली डिफीट इन 2 वेज, पॉलिटिकल विल खत्म कर दो, या What do you think कि ये जंग और कितने दिन चलने वाला है? this is going to be a long drawn war. War termination is going to be a challenge for US and Israel. Hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast. Jai Hind Dhruv, thank you so much. I am here to share my thoughts. सर, इंसान के विचार ही एक ऐसी चीज़ है, एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का तरीका है, जिससे लोगों के मन में जो सवाल होते हैं उनके जवाब उनको आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग एक बात बोल रहे हैं कि 2026 यानी वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है, और आने वाले दिनों में हमें ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती हुई ही नजर आएंगी। मैं आज के इस एपिसोड में समझना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं 28 फरवरी 2026 से वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, राइट? रीसेंट टेंशंस इन्वॉल्विंग ईरान, इजराइल एंड अमेरिका। ये जो सिचुएशन है इसकी एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल जो है, स्पेशली इंडियंस के मन में, वो ये है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका तो लड़ रहे थे आपस में। बेसिकली ईरान के साथ मेन वॉर है इजराइल की, और अमेरिका का पूरा सपोर्ट है ईरान को तहस नहस करने के जो आइडिया है उसको लेके, राइट? सवाल सबसे बड़ा ये है कि व्हाई इज द यूएई एंड द गल्फ सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट? व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? और आपके हिसाब से ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? ओके ध्रुव, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन कि ये क्या इफेक्ट होगा जीसीसी पे, गल्फ कंट्रीज के ऊपर। ये ऑलरेडी वॉर स्टार्ट हो गया है। आई एम टोटली इन सिंक एंड आई टोटली एग्री कि वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट इट इज नॉट गोइंग टू बी क्लासिकल। जैसे क्लासिकल पहले होता था कि 2 ग्रुप एक्सिस एंड एलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, वैसे नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी इन प्रोटेक्टेड, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इस रीजन में हुआ, फिर किसी और रीजन में मूवमेंट करेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यूक्रेन एंड रशिया का युद्ध हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद इजराइल और हमास हुआ था, बैक्ड बाय ईरान। हमास ने किया था, इफ यू रिमेंबर। हिजबुल्लाह को भी बैक्ड बाय ईरान, एंड देन हुती अगेन बैक्ड बाय ईरान।
हूथीज आर बैक्ड बाय ईरान। राइट। तो ये चल रहा था, उसके साथ इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा हो गया था, अमेरिका भी उधर वेनेजुएला में उठा के ले गया है। सी फ्लैश पॉइंट्स आर एवरीवेयर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो। उसके बाद सिंगापुर अगर आप देखोगे और ताइवान देखोगे तो चाइना अपनी आंखें लगा के बैठा हुआ है कि उसको कब निकल लूं। तो ये फ्लैश पॉइंट चल रहे हैं। इट इज नॉट कि ये आज हुआ है, इट हैज अ बैकग्राउंड टू इट। कॉन्फ्लिक्ट, एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज अ बैकग्राउंड टू इट। और आज का जो सिचुएशन अभी आया है ईरान, यूएसए और इजराइल के साथ जो हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। इसके पीछे अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जून में भी अटैक हुआ था, लास्ट ईयर जून में भी अटैक हुआ था ऑन ईरान। क्यों हुआ था? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वॉर। सबसे पहले वॉर क्यों है? वॉर क्यों होता है? वॉर इज बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस या लैंड। मुझे रिसोर्सेस चाहिए, लैंड चाहिए, इसी के लिए होता है वॉर। ईरान के पास रिसोर्सेस है, ना लैंड के लिए इजराइल लड़ रहा है, ना अमेरिका लड़ रहा है वहां के रिसोर्सेस और लैंड के लिए। लड़ रहा है क्या? नहीं। और दूसरे पॉइंट क्या है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, विचारधारा के ऊपर लड़ाई होती है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं उसके ऊपर है वॉर। नाउ ईरान हैज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड इजराइल हैज अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, ये याद रखना। बोथ आर फ्रॉम सेम रीजन, राइट। सो ईरान पर्शियन एम्पायर, उसके बाद इट बिकेम एन शिया कंट्री। इजराइल अ जूस कंट्री विच वाज फॉर्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II के बाद उनको जगह दी गई है जी। उसके आसपास के जो कंट्रीज थे, दे वर नॉट इन सिंक विद दैट, दे वर नॉट हैप्पी। ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। यू टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो। तो उससे वो नाखुश होते हुए इजराइल के ऊपर उन्हें अटैक किया था 1948 में, इमीडिएटली किया था। इजराइल ने सबको हराया और थोड़ी जगह ले ली वहाँ पैलेस्टाइन का, और वहाँ ये सब चल रहा है तब से। 48 में हुआ, फिर 67 में हुआ, और ये 7 डेज वॉर हुआ था 67 में इजराइल का। उसके बाद 71 में हुआ। ये चल रहा है। उसके साथ अभी रिसेंटली प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं। इजराइल का जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेस्ट है, इजराइल का जो आप बोल सकते हो कि अस्तित्व खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन तैयार करने की जो स्कीम है या जो तैयार कर रहे थे, इसकी वजह से इजराइल इज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ दिस रीजन कि ईरान के पास ना न्यूक्लियर पावर बन जाए ईरान। उस ईरा में अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो एक न्यूक्लियर अटैक एंड इजराइल इज फिनिश्ड। तो उसका एग्जिस्टेंस जो है इट इज क्वेश्चन मार्क। इसीलिए इजराइल एंड ईरान का ये आपस में है इशू, और उसी के साथ बैक्ड बाय यूएसए। यूएसए ऑल्सो इज बैक्ड बिकॉज उस पूरी जूइश लॉबी जो यूएस में है वो पूरा का पूरा इसको इन्फ्लुएंस करती है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। एंड जियोपॉलिटिकली ईरान के ऊपर उन्होंने कितने बार सैंक्शन 2000 से लेके 2005 से, जब से उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट किया था, 2010 में, फिर 2015 में, 2019 में, ये इंस्पेक्शन के लिए कितनी बार उसको फोर्स किया। एटॉमिक एनर्जी जो एक एजेंसी है एनएसजी, तो उसके थ्रू उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश किया ईरान के ऊपर, पर ईरान हर बार नहीं मानता। बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन। उसकी वो अकड़ है अभी में उसमें कि मैं अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में ही इज गेटिंग अटैक्ड बाय यूएसए एंड इजराइल। दिस इज द रीजन। और अभी इस अटैक के बाद जो अभी घमासान हुआ है, उन्होंने इजराइल और यूएसए ने सीधा कि सीधा उसका लीडरशिप को टारगेट किया है। लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दिया है। उसके साथ साथ उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको भी खत्म कर दिया है। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। पर वॉर टर्मिनेशन नहीं हुआ क्योंकि अभी भी उसकी मिलिट्री अभी ग्राउंड पे खड़ी है। ईरान के पास बहुत बड़ी मिलिट्री है, राइट। उसके साथ सेकंड रंग लीडरशिप अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बेटे को, खोमेनी के बेटे को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ही इज द सेकंड लीडर हु इज गोइंग टू टेक ओवर एज अ सुप्रीम लीडर। यूएसए को लगा कि वो जीत गया है, पर नहीं जीत पाया बिकॉज ईरान इज हैविंग ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स विच ओवर ए पीरियड ऑफ इट इज क्रिएटेड। अगर हम देखेंगे, राइट, देखेंगे ये क्या और कैसे उसने स्टॉक पाइल किया है। पिछले कुछ सालों में इन्होंने स्टॉक पाइल कर रखा है। उसको पता है मिलिट्रीली वो सुपीरियर नहीं है, इसलिए उसने ये मिसाइल्स और ड्रोन का
इस्तेमाल किया उसने। अगर आप देखेंगे कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे जी तो आज ईरान के पास 6 लाख के आसपास सेना है, जी इजराइल के पास 1,70,000 की सेना है, उसके पास 3 लाख, ईरान के पास 3,50,000 की रिजर्व है, इजराइल के पास 6 लाख, तकरीबन 6 लाख रिजर्व्स हैं, रिजर्व आई एम सेइंग, रिजर्व मिलिट्री, या दे कैन इमीडिएटली नो ज्वाइन, रिजर्विस्ट होते हैं ना, राइट। ऑन ग्राउंड कितने 1,70,000 ही हैं उसके पास, इजराइल के पास, बट टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है वो, राइट। टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। एंड ईरान टेक्नोलॉजिकली थोड़ा कमजोर है, बट उसने मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, इट इज एसिमेट्री इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एसिमेट्री का वॉर है, ठीक है। सो उनके पास टैंक्स हैं, 1700 टैंक्स हैं इजराइल के पास, इसके पास 1300 हैं। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 500 हैं तकरीबन, बट वो पूरे सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाले हैं। इजराइल के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, F-35 एंड उस टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जो कि हैव ए बेटर सुपीरियरिटी इन द एयर। ईरान के पास मिसाइल को बचाने के लिए, मिसाइल से बचाने के लिए इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है, आयरन डोम जो शील्ड है, एयर डिफेंस शील्ड है, कोई भी मिसाइल आता है तो उसको रोकने के लिए आयरन डोम, यू नो, देन एरो, डेविड स्लिंग, ये सब उनके अलग अलग लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि जो मिसाइल इनकमिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 360 प्रोटेक्शन है। यस, 360 डिग्री का प्रोटेक्शन है उसको ओवरऑल कंट्री के ऊपर। एंड उसके साथ ये जो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है इजराइल, उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सबमरीन्स 5 हैं ईरान के पास। अगर आप देखोगे इजराइल के पास कुछ भी नहीं है, और इसके साथ इजराइल के साथ कौन है, यूएसए है, सबसे बड़ा चीज है। यूएसए के पास 13-13.5 लाख की आर्मी है, बट सब नहीं आई है, दे हैव गॉट 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हैं इन दी गल्फ में, वो पूरी सेना उसके पास है, यूएस की पूरी टेक्नोलॉजी उसके पास है। फिर भी अभी ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि ईरान ने क्या टेक्निक लगाया, क्या स्ट्रेटजी लिया, ही स्टार्टेड टारगेटिंग ऑल दी गल्फ कंट्रीज विच यूएसए हैज बेसिस। उन्होंने मिसाइल्स कहाँ मारने से स्टार्ट किए, बहरीन में, यूएई में, जॉर्डन में, जो भी कंट्रीज आर गिविंग बेस टू यूएस, उनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, सो दिस इज द वॉर विच इज गोइंग ऑन हियर। गल्फ कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड, बिकॉज वहां से जितना भी ऑयल आता है 20% ऑयल जो गल्फ ऑफ अपना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें से निकलता है, उसी गल्फ से जो ऑयल निकलता है तो उसको ईरान डोमिनेट कर रहा है और उसने स्टॉप कर रखा है उसको। तो ये जो डायनामिक्स है आज की सिचुएशन ये है। बहुत सारा नुकसान ईरान में हुआ है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स ने, इजरायली एयरक्राफ्ट ने बहुत डिस्ट्रक्शन कर रखा है, एज वेल एज इजराइल के भी बहुत डिस्ट्रक्शन हो रखा है, बट इजराइल इज अ बेटर इन टर्म्स ऑफ यू नो एयर डिफेंस। तो ये चल रहा है एंड गल्फ कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व। सऊदी पे भी अटैक किया है जी अपना ईरान है, तो दिस कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। सर सवाल ये है कि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, राइट? यस यस यस। अभी आपने बताया कि गल्फ जो आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते इसको, आइसोलेशन में नहीं ले सकते, वो होल वर्ल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ दिस। बट सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एवरीबॉडी नोज कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के अमेरिका कहीं भी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेके आता, और ये चीज हमने अभी से पहले अफगानिस्तान में भी देखी है, राइट? एंड वी नो कि अमेरिका बिना मोडस ऑपरेंडी के कुछ भी ऐसा नहीं करेगा या किसी को भी स्ट्रैटेजिकली सपोर्ट नहीं करता। आपने कहा कि दिस वॉर इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू नेशंस, इजराइल एंड ईरान, पे backed by US, yes, सोच की लड़ाई है, राइट? देन व्हाई इज अमेरिका सपोर्टिंग इजराइल एट दैट पॉइंट कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, यू नो, जीरो कर देंगे, विल ब्लास्ट इट just ऑल ऑफ। give us small historical background. USA and Iran were good friends. वहां के जो किंग थे, यू नो, 1979 में जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, उससे पहले ईरान एंड यूएसए वर गुड फ्रेंड्स, ईरान एंड इजराइल वर गुड फ्रेंड्स। इट वाज अ वेरी मॉडर्न कंट्री ईरान,
अगर आपने पुराने अगर देखोगे उसके बैकग्राउंड देखोगे, ईरान का इट इज अ वेरी मॉडर्न कंट्री, लिबरल कंट्री व्हेन द किंग वाज देयर। आफ्टर 1979 ये चीजें चेंज हुई हैं, जब वहाँ इस्लामिक रूल आ गया, जो खमीनी आ गए, उसके बाद ये चेंजेस हुए हैं। दे सिस्टम इन ईरान बिकेम मोर ऑर्थोडॉक्स, मोर एंटी यूएस, एंटी वेस्ट, एंटी वेस्टर्न कल्चर। तब से फिर ये डिफरेंसेस स्टार्ट हुए हैं, और ईरान को वापस उसी कल्चर में लाने के लिए, वापस उसको एक लेसन सिखाने के लिए यूएसए इज गेटिंग इन्वॉल्व। दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंडली, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर रहा है ईरान, उसको रोकना है उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रोकने के लिए आज से नहीं, बहुत सालों से राइट इजराइल इज ट्राइंग। इजराइल ने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक किया है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब हुए हैं ईरान के। उनके जो सुलेमानी, उनके जो डिफेंस के जो सबसे आईआरजी के सबसे हाईएस्ट कमांडर थे, उनको भी उन्होंने उड़ा दिया था। एनीबडी हु कम्स ही विल गो। जब तक ना ये प्रोग्राम स्टॉप होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर जो एम है बॉम्ब बनाने का ईरान का, तब तक इजराइल विल फाइट। लेट्स अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियर। अदरवाइज इजराइल इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अगर ईरान के पास अगर ये वेपन आता है, उसको पता है ईरान इज नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। इसीलिए वो पूरा जो थ्रेट है, जिसको हम बोलते हैं मेरा अस्तित्व ही खत्म होने वाला है, मेरी अस्तित्व की लड़ाई है इजराइल की, इसीलिए वो पूरा जोर लगा रहा है कि ईरान के पास ये ना हो। सर, कहीं ना कहीं ये सिर्फ इजराइल के अस्तित्व का सवाल नहीं है, और ये यूएस भी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। अभी ये क्यों है, अभी देखिए, ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो कंट्रोल होता है अमेरिका का, इट इज थ्रू इजराइल, राइट, एज वेल एज इजराइल के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो सबके साथ उसका अच्छा रिलेशन है। चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, जॉर्डन हो, सब कंट्री के साथ यूएसए का बिकॉज ऑफ पेट्रोल की वजह से एंड गैस की वजह से उसका अच्छा रिलेशन है, मैक्सिमम रिलेशन वहाँ अच्छा है। ईरान के साथ ही नहीं है। सो ईरान उसके अगेंस्ट जाता है, और ईरान यू हैव टू स्लाइटली मूव बैक। ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया। तो इफ यू सी द लार्जर पिक्चर नाउ, राइट, यूएसए के राइवलरी किसके साथ है? चाइना के साथ है। यूएसए ने वेनेजुएला से वहां के प्रेसिडेंट को उठाया। क्यों उठाया? बिकॉज द प्रेसिडेंट वाज ट्राइंग टू डील इन दी चाइनीज करेंसी, राइट, ही वाज नॉट डीलिंग इन दी डॉलर्स। जो भी अगर पेट्रोल को डॉलर्स में यूज नहीं करेगा, डॉलर्स के करेंसी में, तो अमेरिका उसके पीछे पड़ेगा। उसका डोमिनेंस ऑफ द डॉलर विल गेट डाउन। वैसे ही गद्दाफी के साथ हुआ है, वैसे ही सद्दाम हुसैन के साथ हुआ है। तो वो डोमिनेंस, और वैसे ही अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है। तो ये नहीं चाहता कि वर्ल्ड का जो डॉलर का डोमिनेंस कम हो, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। चाइना वाज ए बिग राइवल। रशिया तो छोड़ दो, चाइना इज बिगर राइवल फॉर यूएसए। वर्ल्ड में नंबर 1 रहना चाहता है, राइट। इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स, जो वर्ल्ड का समझो, तब जाके छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी आपको। तो चाइना को अभी वेनेजुएला का ऑयल का एक बिल्कुल कंट्रोल किसके पास आ गया? अमेरिका के पास। चाइना वाज डिपेंडेंट ऑन वेनेजुएला ऑयल, चाइना वाज डिपेंडेंट ऑन ईरानियन ऑयल। अब देखो किसको अटैक करने से, ये तो न्यूक्लियर तो इनकी एनर्जी खत्म कर ही रहा है ईरान के, उसके साथ वो चाइना को भी टारगेट कर रहा है। राइट, चाइना का एनर्जी सिस्टम जो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। वेनेजुएला खत्म, ईरान खत्म, अभी कहाँ चाइना किससे लेगा? रशिया से लेगा। थर्ड रशिया तो लेगा ही लेगा, पर उसके 2 मेन जो सोर्सेस हैं कम हो रहे हैं। जो गल्फ कंट्रीज में डोमिनेंट कहाँ, सब कंट्रीज में किसका डोमिनेंस है? यूएसए का है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू टारगेट चाइना आल्सो, राइट, विथ टारगेटिंग Iran, he is targeting China also. Sir, I think greater interest. I think it is more of not just an ideological war. It is more of a number one, being a superpower, being a superpower, right? Being a superpower. America wants to be a single superpower, but it is not able to do it so far so many years. जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, तब से थोड़ा सा erratic decisions ले रहे हैं, because you know wanting America to get back to the original place. क्योंकि अमेरिका now you should go back to the Cold War era. Right. Cold War era, World War II के बाद immediately हो गया। वर्ल्ड 2 ग्रुप में
हो गया, डिवाइड हो गए। उससे पहले वर्ल्ड पहले भी 2 ग्रुप में हो गया था, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर। उससे वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसी हुआ था, एंड कोल्ड वॉर में एक सोशलिस्ट ग्रुप हो गया था, कम्युनिस्ट ग्रुप हो गया था विथ रशिया, एंड 1 ग्रुप विद दी अमेरिकन। नाटो बन गया अमेरिकन के साथ, और रशिया के साथ बन गया था वार्सो पैक्ट। राइट, रशिया की जो थे कंट्रीज जो रशिया के साथ थे बिकेम वार्सो पैक्ट, चाइना एंड अदर कंट्रीज व्हिच वर देयर। पर रशिया को 89 में तोड़ दिया। 79 से लेके 89 तक यूएसए ने विद द हेल्प ऑफ जो अफगानिस्तान में आया था रशिया टू गेट टू द इंडियन ओशियन, तो अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया थ्रू पाकिस्तान और थ्रू तालिबान एंड थ्रू ऑल दी फंडामेंटल रेजिम। वहां लाके उन्होंने वहां के रशियन को बाहर निकाला, एज वेल एज उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकली रशिया को वीक कर दिया, और रशिया के टुकड़े हो गए, बाल्कनाइजेशन ऑफ रशिया हो गया। बट रशिया ने गिव अप नहीं किया। उसके बाद रशिया अगेन बाउंस बैक व्हेन पुतिन केम एंड ही स्टार्टेड रिकैप्चरिंग क्रीमिया एंड देन यूक्रेन। नाटो के थ्रू यूक्रेन को, रशिया को उसने परेशान करना शुरू कर दिया, बिकॉज रशिया, अमेरिका डजंट वांट रशिया टू कम बैक अगेन, बट साइमल्टेनियसली चाइना इज ग्रोइंग लार्जर। तो उसने तो अपना एक खत्म कर दिया कम्युनिस्ट ब्लॉक, बट चाइना इज गेट ग्रोइंग लार्जर एंड वन मोर पावर इज कमिंग अप इन द रीजन, इंडिया। राइट, सो वो उसको किसी को ऊपर नहीं आने देगा। दैट इज इट्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं अमेरिका को ये भी पता है कि जो ईस्टर्न पावर्स और वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी आने वाले टाइम में डिवाइड हो सकती है, बिकॉज द एंटायर ईस्टर्न पार्ट, इफ वी से रशिया, चाइना, इंडिया, they have become much more powerful than America was thinking. अमेरिका को लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे, बाउंस बैक नहीं हो पाएगा, स्पेशली रशिया नहीं कर पाएगा। एंड चाइना, देखो अमेरिका एंड चाइना वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस इनिशियली, उसे बहुत सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, बट चाइना ने बाद में धीरे 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 चेंज करके इट स्टार्टेड इन इट्स ओन रीजनल पावर बनके, इट मेड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, इट इज मेड इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब इज चाइना, सब कुछ मैन्युफैक्चर वहीं होता है। सो इट डजंट वांट इट टू बी इक्वल विद देम सर। वही तो इसलिए हमको सपोर्ट करता है, अमेरिका हमको सपोर्ट किया बहुत, बट हमारा इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, राइट, वी हैव वेरी नाइस पॉलिटिकल अपना फॉरेन पॉलिसी, वी आर ऑटोनोमस, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, और किसी से नहीं है। हम सबके साथ हैं और सबके साथ नहीं भी हैं, जहां जिससे जो जरूरत है वी आर देयर। वी आर नॉन अलाइन था पहले, अभी हम मल्टी अलाइन है। पहले हम नॉन अलाइन थे नेहरू जी के टाइम में, अभी हम मल्टी अलाइन है। वी आर विद अफ्रीकन, वी आर विद चाइनीज, वी आर विद रशियंस, वी आर विद अमेरिकन ऑल्सो, राइट। बट अमेरिका ने बीच में प्रेशर डालने की कोशिश किया था हम पे, बट इट अंडरस्टूड, समझ में आया उसको, फिर दोबारा वो हमसे दोस्ती करेगा। ही नोज विदाउट इंडिया नथिंग कैन हैपन, राइट, बिकॉज़ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स। ही हैज टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेंचुरी ऑफ इंडिया की सेंचुरी है। अभी भी लास्ट क्वार्टर में अगर देखोगे 7.8 का ग्रोथ है हमारा। इतना दुनिया में इतना उथल पुथल हो रहा है, फिर भी हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट एंड दिस पीपल इन द गवर्नमेंट, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। वी आर एबल टू मेंटेन आवर इकोनॉमिक बैलेंस। सर कहीं ना कहीं एक और चीज भी हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, एंड दैट इज द यूएई, राइट। यूएई सबको पता है कि स्ट्रैटेजिकली उनकी काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रही है पिछले कई सालों से यूएसए के साथ, बट इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर टेक्निकली यूएई का कोई भी रोल नहीं था। फिर यूएई को ईरान क्यों तोड़ रहा है? ओके, देखो यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ऑल जीसीसी कंट्रीज, ईरान उनको क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि दे आर ऑल अलाई ऑफ यूएसए। अभी मैं यूएसए के तो फाइट नहीं कर सकता हूं, अभी इजराइल से तो आई एम नॉट एबल टू टेक इजराइल ऑन, तो मैं क्या करूंगा? आई विल स्टार्ट हिटिंग योर अलाइज, सो दैट अलाइज विल पुट प्रेशर ऑन यूएसए कि स्टॉप द वॉर। अभी देखो या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वॉर टर्मिनेशन कैसे होना चाहिए। देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने कैसे वॉर टर्मिनेशन किया 4 दिन में ही, एक्सेलेंट। हमने अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव किया, वापस आ गए। अभी अमेरिका फंस जाएगा इसमें, अगर वो 4 से 6 हफ्ते में नहीं निकल पाएगा अमेरिका फंस जाएगा। सो उसको फंसाने के लिए ईरान क्या करेगा?
मिलिट्रीली तो ईरान जीत नहीं सकता, और अमेरिका लेस लाइकली टू पुट boots on the ground in America, or Israel also cannot put. I told you the comparative the ratio कि उसके पास 6 लाख की स्ट्रॉन्ग आर्मी है, IRGC है उसके पास, रिपब्लिकन जो गार्ड है, इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड उनके पास है, उस ईरान के पास है, तो उसको भी वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर टूट गया है, पर मिलिट्रीली डिफीट नहीं हुआ है। अगर किसी भी कंट्री को अगर जीतना है तो यू हैव टू ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी। तो विल अभी टूटा नहीं उसका, अभी भी फाइट कर रहा है वो, राइट। अगर हम उसके पास देखेंगे कितना उससे असला है, तो तोड़ने के लिए उसको 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। अभी ईरान को पता है कि वो फाइट नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो क्या कर रहा है ईरान? ईरान इज टारगेटिंग UAE एंड ऑल दी रीजनल कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के ऊपर ऐसे प्रेशर आएगा कि आप बंद करो। इट वांट्स इनडायरेक्टली to give that attack regional countries so that USA and Israel are under pressure. बट सर कहीं ना कहीं ईरान और यूएई के जो रिश्ते थे, ये भी हम सब जानते हैं कि इट हैज बीन दे हैव बीन शेयरिंग अ वेरी गुड बॉन्ड फॉर मेनी मेनी इयर्स। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते भी तो खराब हो रहे हैं ना? हो रहे हैं, यस, होंगे। अब देखो, अभी सर्वाइवल ऑफ ईरान हो गया है। ईरान डजंट वांट टू लूज इट। ईरान का पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गया है, पर सेकंड लीडरशिप उन्होंने खड़ा कर दिया ना, उसके बेटे को खड़ा कर दिया उन्होंने, राइट। वहां जो अब इससे पहले ईरान को रिजीम चेंज करने इससे पहले यूएसए और उससे पहले 2025 में देखा जून में अटैक किया था, तो बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे वहां। यू रिमेंबर, प्रोटेस्ट हुआ था 22 से 23-24 में प्रोटेस्ट हुआ था, एक लड़की को मारा था वहां ईरान में। ईरान इज अ वेरी वेरी व्हाट यू से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन ईरान, एंड लॉट ऑफ पीपल आर वेरी फ्री, दे वांट फ्रीडम आल्सो ना। यंग आजकल के यूथ है, जेंजी है, दे वांट फ्रीडम। तो गवर्नमेंट और लोकल में एक छोटा सा तनाव है, जो तनाव इंटरनल तनाव है ईरान में, उसका फायदा कौन लेता है? अमेरिका। तो प्रोटेस्ट को पुश करेगा, प्रोटेस्ट को फ्यूल करेगा, एंड एक्चुअली पीपल वांट अ चेंज इन रिजिम, दे वांट अ चेंज इन रिजिम। 40 साल से ये रिजिम चल रहा है वहां। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिजिम विच पीपल मेनी पीपल डोंट लाइक। मतलब कहने का ये है कि ईरान इंटरनली ही स्टेबल नहीं है, पर बिकॉज वहां आयतुल्ला खुमैनी थे। अभी जो पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर जो है खुमैनी के हाथ में ही है, मिलिट्री और उनकी जो IRG है, सब उनके हाथ में है। नॉर्मल लोग कुछ नहीं कर सकते। जो भी प्रोटेस्ट करेगा, जो भी इस रेजिम के खिलाफ बोलता है, उनको मारा जाता है। बुरका पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ईरानियन गर्ल्स ने, तो उनको कितने को मारा है, उठा के जेल में डाला था। तो देयर इज नो फ्रीडम एंड लिबर्टी इन ईरान, जस्ट कीप इन माइंड। मेरी Iranians were happy when Ayatollah Khomeini was killed. Many Iranians were happy. वो तो खुशी मना रहे थे ईरान में, जो लिबरल एंड फ्री थॉट्स के हैं। कुछ अमेरिका में रहते हैं, कुछ ईरान में रहते हैं, वो बहुत फ्री थॉट्स के जो लोग हैं, they were celebrating. So internally there is a challenge for Iran. तो अमेरिका will try to leverage this, और अमेरिका तो conflict टर्मिनेशन के लिए वो अगर बूट्स ग्राउंड पे नहीं डालेगा तो ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। और ईरान में और एक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप कुर्दिस्तान, जो नॉर्दर्न एरिया में है जी, एथनिक कर्ड पीपल, कर्डिश। तो उन लोगों का भी बहुत दिनों से डिमांड है कि दे वांट इंडिपेंडेंट स्टेट। कर्दिस्तान जो इराक के थोड़े एरिया में है, सीरिया में है, थोड़ा सा तुर्की में है। सो दैट पीपल आल्सो वांट, तो उनको लिवरेज करेगा। इट इज ट्राइंग टू यूज देम, इट इज ट्राइंग टू वेपनाइज देम टू अटैक दिस गवर्नमेंट। तो आगे वो इंटरनली वहां से अटैक करेंगे, प्रोटेस्ट यहां से जाएगा। अगर ये पूरा सक्सेसफुल होगा तब जाके उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देन ओनली अमेरिका विल लैंड। अमेरिका विल लैंड एट द, अगर करना भी लास्ट में इंटरफेरेंस, तो लास्ट में उसका आर्मी जाके लास्ट में करेगा, इनिशियली तो नहीं करेगा जब तक, बिकॉज इट डजंट वांट टू बाय लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, इट वांट टू डिस्ट्रॉय फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। आजकल वॉर जितना भी हो गया है, आपने सिंदूर में देखा होगा, इट इज ऑल मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस, इसमें ज्यादा फोकस है। हिटिंग द टारगेट, प्रिसिशन टारगेट, उससे भी मार रहे हैं। तो वो अपने सिंदूर में भी देखा है, अपने अजरबैजान और आर्मेनिया में वॉर में भी देखा है, और
रशिया एंड यूक्रेन वॉर में भी ट्रू दूर से हो रहा है, ग्राउंड फोर्सेस बहुत कम प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे। सर ज्यादा दूर क्यों जाना है, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा, इतना क्लियरली देखा कि इट इज ऑल अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग योर एयर डिफेंस सिस्टम इज, या राइट। वॉरफेयर इज चेंजिंग, यू शुड अंडरस्टैंड, वॉरफेयर इज चेंजिंग ऑलवेज। यू रिमेंबर वॉरफेयर, आई विल जस्ट गिव ए ब्रीफ। वॉरफेयर जो है, इट इज लाइक, वॉर इज लाइक कैमिलियन विच चेंजेस इट्स कलर विद टेक्नोलॉजी, राइट। पहले इनिशियल डेज में क्या होता था वॉर, मैंने पत्थर फेंका तेरे को, हैंड टू हैंड से पहले पत्थर फेंका, पत्थर से मारने की कोशिश किया, फिर बाद में आई मेड ए स्पीयर, तलवार, दैट इज ओल्डन वे। नेक्स्ट केम आर्टलरी गन्स, गन्स आए, आर्टलरी गन्स आई अपना 15th सेंचुरी में, यू नो इन मुगल्स गॉट द आर्टलरी। उसके बाद कम्स दी वर्ल्ड वॉर 2 में टैंक्स, है ना। देन टैंक्स के बाद इराक वॉर में केम दी एयर पावर, only air power destruction by the US in Iraq, and then ground forces rolls out last May. Right. Now, last 2-3 wars you have seen, especially Armenia and Azerbaijan, right, Russia and Ukraine. इस सब में क्या हो रहा है, missiles, and so war is changing and drone are the next take which is coming in. So same thing is happening. So war will keep changing with technology. With that cyber attacks are happening. You are hacking the system. Right. पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर रहे हो, तो वॉरफेयर चेंजिंग, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज स्ट्रेटेजी आल्सो। सर यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिसको और अच्छे से समझें तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। आपने बोला कि ईरान यूएई पे हमला करके अमेरिका पे प्रेशर डालेगा। यस, यूएई पे नहीं, गल्फ कंट्रीज पे, जो उसके साथ है अमेरिका। राइट, बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। अमेरिका ने बोला कि कल हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान की हिस्ट्री में उन्होंने ऐसा हमला नहीं देखा होगा। ऑन दी अदर हैंड, ईरान की साइड से एक स्टेटमेंट आता है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 40 years एंड हम आने वाले 10 साल तक भी इस जंग को सस्टेन कर सकते हैं। यहां सर एक छोटी सी चीज आती है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वाज टेकन डाउन। और यूजुअली क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री का सुप्रीम लीडर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, एंड वी हैव सीन दिस हैपन बहुत बार, राइट, कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, कोई असैसिनेशन होता है, कुछ होता है, तो कुछ समय के लिए चीजें शांत हो जाती हैं, राइट। ऐसा ईरान की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं लोग, दैट दे हैव डिसेंट्रलाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग, करेक्ट, एंड इट इज नॉट जस्ट द सुप्रीम पावर जिसके रहते हुए या ना रहते हुए ये जंग चलेगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, एंड ईरान किस तरीके से काम कर रहा है कि अगर नेक्स्ट सक्सेसर को भी एलिमिनेट कर दिया जाए, तो उसके बावजूद भी दे कैन फाइट स्टिल, दैट इज व्हाट 2025 में उन पे अटैक हुआ था, दैट टाइम ओनली ईरान वाज प्रिपेयर्ड। तो उनको 1 साल मिल गया, पिछले साल से लेके इस साल तक उनको टाइम मिला है। ईरान हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू शुड अंडरस्टैंड कि उनको भी टाइम मिला, एंड इन्होंने भी टाइम लिया है। इजराइल एंड यूएसए आल्सो हैज टेकन टाइम। यू सी हाउ इजराइल वेंट टू द प्रिसिजन एग्जैक्ट लोकेशन में, इनके सबको कैसे मारा। इन्होंने टाइम लिया कि एग्जैक्टली मूवमेंट कैसा है, क्या है, एवरीथिंग दे स्टडीड। एंड तब तक ईरान भी प्रिपेयर कर रहा था, उनको पता था कि हम पे अटैक होने वाला है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट एक ही जगह रखा है क्या? उनके न्यूक्लियर के जो मटेरियल है, दे हैव चेंज, दे हैव प्लेस लॉट ऑफ प्लेसेस। उसके साथ उन्होंने 1 साल से तैयारी की है कि अगर हम पे अटैक होता है तो व्हाट ऑल कंटीजेंसीज। तो उन्होंने अपना स्टॉक पाइल, यूएवीज बढ़ा रखे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रखा है उन्होंने। they have increased the production of missile making also, right. तो they are very clear कि अगर एक चलेगा तो 10 साल बोलने के लिए है, but they can fight till at least 1 year, उनका ये कहना है। मैंने बोला ना 5,000 से ज्यादा उनके पास मिसाइल का स्टोरेज है, रोज की 500 बना रहे हैं। तो आप बताइए, तो they can sustain till 1 year 2 year, but this is what they are saying, but they will not, because war क्या होता है, and you should understand, Iran is having support also, Russia and China indirect, ये support भी है। Russia and China also want what happened to Russia for last 3 years, they want USA also to get stuck in this,
You should understand that the larger picture. Oh, right. Yes, absolutely right. NATO को मारने के लिए जो रशिया फंस गया उसमें निकल नहीं पा रहा है, रशिया ऑल्सो वांट सेम, तो सपोर्ट करेगा चाइना एंड रशिया, दे विल सपोर्ट मिलिटरीली और वेपन्स के साथ करेगा, दे आर डूइंग इट, राइट. सो दिस टू एस्पेक्ट्स, एक तो एक्सटर्नल सपोर्ट है, सेकेंडली इट्स दे हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर लास्ट 1 year, so much of ammunition they have, everyday 500 का प्रोडक्शन उनका है, and America is not going to put its boot on ground. It has huge army है उसके पास. Even Israel will not be able to take out so much of boots on the ground. Therefore, now it is going to get more complicated. It will not come out easily. Regime change होगा नहीं होगा. It is a big challenge. It is a big challenge for Trump and his administration. उन्होंने खोमेनी को मार दिया, जो अल्टीमेट पॉलिटिकल जो हेड था निकाल दिया, बट दे आर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय दी मिलिट्री पावर. उनका जो मिसाइल पावर खत्म हो जाता. सो यू कैन ओनली डिफीट इन 2 ways. कंट्री को कैसे डिफीट करोगे? पॉलिटिकल विल खत्म कर दो, या मिलिटरीली को डिस्ट्रक्शन कर दो, एंड थर्ड इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दो. एक ऑप्शन बचा उसके पास इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए. अभी वो क्या किया है, पूरा का पूरा उसका तेल बंद कर दिया, निर्यात करना. राइट. अमेरिका पुटिंग प्रेशर दैट वे, एंड इंटरनल अपराइजिंग प्रोटेस्ट जो सिविलियंस करना चाहते हैं. तो कुछ जो लोग सर उठाते थे, ईरान ने उनको आइडेंटिफाई करके अंदर डाल दिया पहले ही. और कर्डिश पीपल, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स, बट हाउ मच टाइम, दे आल्सो नीड टाइम टू चेंज. 6 लाख की आर्मी है, कर्डिश कितने हैं? एक 40-50 हजार फाइटर्स हैं. राइट. तो दिस इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग ड्रॉन वॉर. War termination is going to be a challenge for US and Israel. They have gained a limited political objective, but long term, I don't know. There is a question mark. There is a question mark. सर बड़ा सवाल है, मगर इम्पोर्टेंट सवाल है. क्या अमेरिका और इजराइल मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, जिस तरीके से the president of the US has stated and quoted कि हम ईरान को जड़ से खत्म कर देंगे? Do you think that they will be dropping a bomb on Iran and उसको पूरे तरीके से खत्म करने का प्लान है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. देखो, इट विल ड्रॉ लॉट ऑफ वर्ल्ड रिएक्शन. अगर वो सिविलियंस एंड बाकियों को टारगेट करेंगे, बड़े बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब एज अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर ह्यूमैनिटी इटसेल्फ. पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती होने वाली है. पर अगर ईरान गिव अप नहीं करता, ऐसे ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी. आर्ट ऑफ वॉर क्या है? टू ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द आर्ट ऑफ द वॉर. सुन त्सू है, एक चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने लिखा है. अब इनकी पॉलिटिकल विल तो टूटी नहीं है, मिलिट्री भी टूटी नहीं है, तो देन व्हाट? अमेरिका इज सेइंग दैट, अमेरिका इज सेइंग दैट इट मे डिस्ट्रॉय मेनी टारगेट्स विथ dirty bombs, but it will not, I presume and I feel strongly, it will not use nuclear. It will not use nuclear. सर एक देश के लिए अगर न्यूक्लियर यूज किया ना, then its credibility all over the world is going to go down, and USA के जो खुद के जो सिविल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको. USA में भी ऐसे गवर्नमेंट्स हैं, वो दे आर अगेंस्ट वॉर, इसीलिए they are not putting the boot on the ground. Donald Trump doesn't want to take any casualty for their soldiers. सर एक बात समझने वाली है, एक देश के लिए एक देश से लड़ना ही बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, राइट? वी वर फाइटिंग अ वॉर विद पाकिस्तान, Yes, राइट? और जब हम कहते हैं कि 3 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी. Exactly. यहाँ पे ईरान ने तो 14-15 कंट्रीज के साथ पंगा ले लिया. जंग कर ली है. पूरा का पूरा जीसीसी इज, दे आर नॉट स्मॉल, राइट? दे आर नॉट रिटेलिएटिंग, दे आर नॉट गिविंग अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स राइट नाउ. दैट डज नॉट मीन कि उनके पास वो आर्सेनल नहीं है लड़ने के लिए.
But जीसीसी के पास why- है आर्सेनल है Exactly, but why are they not retaliating? Why are they not giving us strong response? because they do not want to get into the US and Israel and Iran. इनका पंगा है ना, उनका लोकल आपस में कुछ भी नहीं है. They do not have any. They might be having some issues of Saudi and Iran who have the power. Who will be the who will be the OIC के head, जो मुस्लिम कंट्री का उम्मा का जो हेड कौन होगा, सऊदी होगा, ईरान, वो होगा आपस में, सिया सुन्नी का है. But they do not want to get into this. GCC country does not want. GCC country स्पेशली जो UAE बोल रहे हो, बहरीन बोल रहे हो, वहाँ डेवलपमेंट है, सब कुछ बढ़िया, वर्ल्ड के मैक्सिमम इन्वेस्टर्स वहाँ आते हैं. They do not want to lose that. Right. And आज यूएसए चला जाएगा, बाद में छोटा सा कंट्री है वो. It has a backing of US, so it does not want to get into the war per se. But America wants them to get involved. America wants them to get involved. Right. But they themselves will not get involved into the muck of Iran and Israel and US. They would like to become more independent, and they are allies of USA, but they are not fighting directly. Right. They are indirectly just supporting, because they want the work to be done by USA and Israel. They will not do on their own. See, it is all very very. जब सर्वाइवल की बात आती है ना बॉस, फिर कोई किसी का नहीं है यहाँ, सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं. See, all over the world, पॉलिटिक्स में क्या है एंड इंटरनेशनल रिलेशन में परमानेंट इंटरेस्ट रहते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं रहते हैं. True. As for the situation, things will change. सर, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा, इट हैज बीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, ट्रेड एंड द इंडियन डायस्पोरा, राइट. इस सिचुएशन के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया के इकोनॉमिकल और स्ट्रैटेजिकल इंटरेस्ट को कितना इम्पैक्ट कर सकता है? बिकॉज अभी हमने कुछ दिन पहले सुना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि वी आर इन फुल सपोर्ट विद द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, राइट. उन्होंने ईरान को एक तरफ कर दिया, जबकि ईरान से भी हमारे काफी ज्यादा इकोनॉमिकल टाइज हैं, स्ट्रैटेजिकल टाइज हैं. हमें जो गैस की सप्लाई आती है, फ्यूल की सप्लाई आती है, वो काफी हद तक ईरानियन रीजन से आती है, राइट. ऑन दी अदर हैंड हमारे बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकल और स्ट्रॉन्ग टाइज हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, स्पेशली द यूएई, राइट. तो कटार, यूएई, हाँ. तो यहाँ पे इंडिया नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है इस सिचुएशन में? देखो, इंडिया हैज टू हैव इम्प्लीकेशंस हमारे पे एनर्जी पे आ रहे हैं, एंड वी आर हैविंग अल्टरनेट ऑप्शन फ्रॉम रशिया. हम कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं अल्टरनेट ऑप्शन. एंड ईरान ने अभी अपनी सुना होगा कि ईरान इज नॉट स्टॉपिंग आवर शिप्स. You should understand this. We are having a very great diplomacy, and we are in a very good safe hand of our external affairs minister जो हैं. Right. We are balancing it out very well. Yes, देखो immediately लोग सोचते हैं कि आज बोला और कल एक्शन, ऐसे नहीं हो सकता. We have to work it out. So इंडिया ने अपना होमवर्क अच्छा किया है. We are getting our ship supplies from Iran will not stop our ships. उन्होंने बोला है. And Iran has thanked us also. अब recent news में देखा होगा कि we have helped their, one of the ship which are come for the exercise. एक तो in श्रीलंकन वाटर्स में गिरा दिया, डिस्ट्रॉय किया था अमेरिका ने, बाकी को हमने रोका था, हमने सेफ्टी दिया है. तो ईरान का हमारे साथ कोई वो नहीं है, बैड रिलेशंस, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग साइड्स विद आइदर यूएसए, इजराइल और ईरान. वी आर बैलेंसिंग इट आउट. फॉर इंडिया इम्प्लीकेशन इज दैट एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, अभी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी. In terms of Iran, we have to be balancing it out of Iran for energy security. We are dependent on energy in the Gulf area, Gulf countries also. Right. We take 80 to 85% of energy, LPG from all this Qatar, UAE, Saudi Arab, and all these countries, and from Iran also. Right. So India is balancing it out, and we have interest, strategic interest in Chabar port also. So we have to balance for our energy. के लिए ईरान को वी हैव टू बी इन गुड बुक्स, वी हैव टू कीप गुड रिलेशंस, एज वेल एज वी हैव ए वेरी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ शिया इन आवर कंट्री आल्सो. सो सब कुछ देखते हुए हमको ईरान के साथ अच्छा रिलेशन रखना ही है, बिकॉज ईरान के साथ हमारा पर्सनल कुछ नहीं है. राइट. सेम थिंग विथ इजराइल आल्सो. वी हैव टू कीप गुड रिलेशन विथ इजराइल, बिकॉज हिस्टोरिकली आल्सो वी आर विथ इजराइल मॉरली.
इफ यू सी हमारे जो पीएम भी गए थे, दे हैड मेड ए मेंशन ऑफ बैटल ऑफ हाइफा, जहां हमने इंडियन सोल्जर्स ने सपोर्ट किया था, उनको बचाया था. दे रिकॉग्नाइज अस, इजराइल्स रिकॉग्नाइज आवर एफर्ट. उसके साथ इजराइल्स आर वेरी गुड इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी. तो वी एंड ड्यूरिंग कारगिल वॉर, ड्यूरिंग 1917 वॉर, दे सपोर्टेड एंड सप्लाइड ammunitions to us. Right. So we cannot lose that friend also. So for strategic and military partnership, we have to have relations with Israel as well as with Iran. So we have to balance it out. दोनों हमारे दोस्त हैं. They should peacefully, amicably find out a solution. We cannot get into one side. Sir, we have to balance it out. As well as we have a lot of population in Iran and Gulf countries. Huge population is there. They're all dependent on for job in that countries. They're all sending a lot of money in India. So that is going to be one of the issues. अरे ज़्यादा वॉट वहाँ खींच गया तो वहाँ के लोगों को इफेक्ट हो जाएगा, वहाँ के लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे. So that is one implication. और प्रवासी भारतीय जो हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वहाँ, they will come back. They are sending a lot of economy back to our home. So that is one impact which is going to happen on India. Therefore we have to balance it out. सर, आज सुबह से हम एक न्यूज़ देख रहे हैं जहां पे एलपीजी क्राइसिस की बात हुई है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमें इश्यूज फेस करने पड़ेंगे. हाउ बिग इज द एलपीजी क्राइसिस राइट नाउ? क्या आने वाले 10 दिन के अंदर वी विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ एलपीजी और हमारे लिए खाना बनाना भी एक मुसीबत बन जाएगा? क्योंकि एलपीजी की जो सप्लाई है वो हमारी काफी हद तक ईरानियन साइड से आती है. तो इसमें आपका क्या टेक है, और क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान है इस सिचुएशन के लिए? ओके, जो एलपीजी के क्राइसिस हैं, अभी जो आपने सुना है, लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है. इंडिया हैज इनफ रिजर्व्स, ठीक है, पर गवर्नमेंट इज कॉशियसली वर्किंग, फोरकास्टिंग कि अगर ये होगा, आगे बढ़ेगा वॉर, तो हमारा सप्लाई स्लो हो सकता है वहां से. बट वी आर हैविंग गुड ट्रीटी और गुड रिलेशंस विद ईरान. ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप आवर supplies and our oilies. That is one. But we are forecasting and being cautious and trying to do a small audit and rationing. Our government is slowly starting working now only. तो ये issue है. और मैंने कहा कि we are having alternate options from Russia also. So we should not worry on this issue. Government has enough reserve, almost 30 to 60 days का reserve है हमारे पास. But रिजर्व भी खत्म हो सकता है, इसीलिए वी आर डूइंग रैशनिंग पहले से ही करना शुरू कर दिया है. ये उसका इम्प्लीकेशन है हमारे पास. वो कहते हैं कि गैस कम जलाओ, खाना सही तरीके से, अपना माइंडसेट, माइंडफुल. जैसे कोरोना के समय हमने कम इसमें, तो वो इमरजेंसी तो नहीं है, वैसे इमरजेंसी नहीं है, बट वी स्टार्ट बिफोर द इमरजेंसी कम्स, वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट द थिंग्स नाउ ओनली. इमरजेंसी आने से पहले धीरे धीरे हमें को कटौती करनी पड़ेगी. ये एक मैसेज हमको है. बट कहीं ना कहीं सर ये डरने की बात नहीं है. लोग डरते हैं. डर ऐसा चीज है ना, तो डर सबको डराता है, पर हमारा काम होना चाहिए डर को डराना है, हमारा अच्छा काम करके. सर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर व्हाट डू यू थिंक कि ये जंग और कितने दिन चलने वाली है? देखो, अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक 4 to 6 वीक्स, मैक्सिमम मे बी 8 वीक्स इतना चलेगा. उसके बाद देयर विल बी नेगोशिएशंस. वन ऑफ ईरान अगर मानता है ठीक है, टू चेंज द गवर्नमेंट, टू हैव इलेक्शन. नहीं मानता है तो यूएस बैकआउट होता है क्या? वी हैव टू सी दैट. डू यू थिंक स्टेलमेट नहीं, तो आई एम जस्ट गिविंग माय थिंग. यूएस विल नॉट बैकआउट, सो ये स्टेलमेट हो जाएगा. थर्ड थिंग इज यूएस हैज टू यूज द लीवरेज, दैट प्रोटेस्ट वाला, एज वेल एज जो कर्डिश लोग हैं उनको यूज करके इंटरनल अपराइजिंग करके दे हैव टू हैव इलेक्शन. तो इट मे गेट इनटू स्टेलमेट. इट मे नॉट हैव ए क्लियर विनर in long term. I feel strongly this way. But US always would like to have changed the regime and change the government. आपको क्या लगता है कि जो अभी यूएई की सिचुएशन है, गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन है, ये कॉन्फ्लिक्ट और कितने दिन चलेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज विल आस्क यूएस टू वेकेट ऑल द बेसेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि यूएई अमेरिका को बोलेगा कि भाई
तुम बैक ऑफ कर जाओ, हम वॉर में नहीं जाना चाहते, तुम हमारे रीजन को छोड़ के चले जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है वो. They're all long-term strategic partners, Gulf countries. So they may not say, but they will put pressure on America to slow down or stop the war, because that is the leverage which Iran is going to use. That is the leverage, because economically वो भी weak हो जाएंगे, उनका भी तेल आना जाना बंद हो जाएगा, गैस आना बंद हो जाएगा, तो वो भी अमेरिका और इजराइल पे they will put pressure. That is the only way Iran can do. And secondly, वहां से चाइना और रशिया सपोर्ट करेंगे, तो वो लिवरेज करेगा, और ये लिवरेज करेंगे इंटरनल इश्यूज, एंड इंटरनल इश्यूज में जो प्रोटेस्ट करवाएंगे और वहां से अटैक करवाएंगे कर्ड से, और लास्ट में दे में गेट इनटू दी कंट्री टू चेंज द रिजीम. दिस इज देयर टैक्टिक्स गोइंग टू बी. एंड ईरान का टैक्टिक्स क्या होने वाला है, इन पे प्रेशर डालो और इनका मदद करो, रशिया और चाइना से मदद लो. तो अभी लेट्स सी who गिव अप कौन करता है और कौन जल्दी किसका विल टूट जाता है, एंड देन वी गेट द रिजल्ट. वी वेट फॉर 6 weeks. इट विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट आफ्टर 6 to 8 weeks. सर, हम हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट, राइट, एंड वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट आवरसेल्व्स फर्स्ट. हमें अपने बारे में सोचना है. आपके हिसाब से इंडिया के लिए इस समय पे सबसे बड़ा इमर्जिंग थ्रेट क्या है? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले वी हैव जस्ट been in war with Pakistan. और इस पूरी सिचुएशन के अंदर क्या आपको लगता है कि हमारे लिए भी कुछ थ्रेट बढ़ सकता है? इस सिचुएशन में वी आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड मच, एक्सेप्ट दिस इकोनॉमिकली जो हमारा ऑयल और गैस का जो चल रहा है, राइट. वी आर हैविंग टाइज विद रशिया. दिस वे वी आर गोइंग टू अफेक्टेड. हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो है, यस, पाकिस्तान का यू कांट पाकिस्तान ऐसा है कि उसमें कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता. पाकिस्तान ये कुत्ते के दुम जो है वैसा है, वो सुधर नहीं सकता, ना सुधरा है. अगर आप देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसने 2 बार ट्राई किया है, दिल्ली में जो ब्लस्ट करवाया है, उसके बाद JNK में अब भेज रहा है. सो इट विल नॉट, तो वो इंटरनल अपना फैक्टर है. हमारे चैलेंजेस जो है पाकिस्तान और चाइना का चैलेंज है हमारे पास, बट चाइना इज आल्सो नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व एट दिस मोमेंट. पाकिस्तान इज ए इराटिक कंट्री, वो पागल है, वो उसका यू डोंट ट्रस्ट इट, वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान. सो वी हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, एंड वी आर प्रिपेयर्ड. पाकिस्तान के खिलाफ वी आर प्रिपेयर्ड अगेंस्ट चाइना ऑल्सो. बट इंटरनली इट मे डू इक्का दुक्का इंसिडेंस कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अपने स्लीपर सेल्स को वो करवा कर, यस, वो कर सकता है. अदरवाइज पाकिस्तान विल नॉट गेट इनटू बिग सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान भी उन पे हमला कर रहा है, और अगर वो यहाँ से पंगे लेंगे तो इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम. खुद का उसका इंटरनली इशू चल रहे हैं, बलूचिस्तान में चल रहा है उसका इशू, तहरीक तालिबान जो है चल रहा है, वहाँ इशू चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, एंड अफगानिस्तान उसको ठोक रहा है, वहां से बलोच ठोक रहे हैं, और हम भी यहाँ से कुछ किया तो ठोक देंगे, उसको पता है. पर उसका क्या है, देयर इज नो, जो कुत्ते की दुम ठीक नहीं हो सकती, उसका इराटिक बिहेवियर है वो. तो उसको वही है जिसको जब जो लाठी नहीं मारोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, डंडे से ही काम करता है वो, तो उसको डंडा हमारा टाइट रखना पड़ेगा. सर, वैसे ही सपने टूटे हुए हैं, अब सपने देखने के काबिल भी नहीं रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. वो सिर्फ सपने उनके हवा में रहते हैं. जो शेख चिली होता है ना, शेख चिली के कहानी सुनिए, शेख चिली के सपने, तो वैसे पाकिस्तान के सपने हैं, वो वैसे ही रहेंगे, कभी पूरा नहीं हो पाएगा. सपनों में ही खत्म हो जाएंगे. जब शेख चिली जब जिस पेड़ पे बैठता है उसी डाल को काटता है, तो पाकिस्तान की हाल वही है. अपने ही पेड़ पे बैठ के अपनी डाल काट रहा है. खुद के इंटरनल उसके इश्यू इतने हो गए हैं, वो उसको पता नहीं चल रहा करना क्या है. सो वो अपने आप ही एक दिन डाल गिर जाएगी नीचे. कब गिरेगी वो समय की बात है. सर, एक और चीज सामने आई है अभी कुछ दिन पहले, एंड आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं बोलूंगा मैं, बट वी वर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट द सेम थिंग. एंड आपने कश्मीर रीजन के अंदर काफी साल काम किया है, ऑलमोस्ट 10 साल आप वहां थे. ईरान में खमीनी साहब को एग्जीक्यूट किया यूएस ने, राइट. आफ्टर द डेथ ऑफ खमीनी,
यूएस में देखा गया जो ईरान के लोग थे वो पार्टी कर रहे थे, इवन ईरान में भी Maybe काफी लोग खुशियां मना खुशियां रहे मना थे रही है, कि यूएस ने खमीनी को मार दिया। बट ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी देखा कि इंडिया में काफी पार्ट्स में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए, बहुत सारे लोगों की वीडियोस सामने आई कि हम ईरान में जाके जंग करेंगे अगर हमें कह दिया जाए तो, और अफसोस मनाया गया। कश्मीर में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हाउ डेयर अमेरिका एग्जीक्यूट मिस्टर खमीनी। ये मॉर्निंग क्यों हो रही है, इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये समझना चाहता हूं। देखो, फॉर शिया पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वाज द सुप्रीम, ही वाज द सुप्रीम लीडर। जैसे हमारे पोप हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिश्चियंस के, वैसे फॉर शिया पीपल ही वाज द सुप्रीम लीडर। नाउ चाहे कोई भी हो, उनका सुप्रीम लीडर मारा जाता है। अब ईरान के जो लोग वहां थे उनको पता है उनका सुप्रीम लीडर कैसा है और उनकी क्या रिजीम है, कैसा है, क्योंकि वहाँ जो रिजीम थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और बहुत फंडामेंटलिस्ट थी। सो इसीलिए वहाँ के लोगों को जो चाहते थे फ्रीडम, जो आज़ादी, जो मॉडर्न चीज़ें चाहते थे, वो लोग खुश हैं। द पीपल हु वेर फॉर डेमोक्रेसी, फॉर फ्रीडम, विमेन के ऊपर जो रूल्स हैं उसके जो लोग चाहते थे वो लोग खुश थे। पर जो लोग उनको फॉलो करते हैं, स्पेशली वहाँ ईरान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अपने वाला कश्मीर में, लखनऊ में, जो है दे वेर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू देम। ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर फॉर देम। इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड दिस पीपल डोंट नो एग्जैक्टली ईरान में क्या हो रहा है। हमारे कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं, जो शिया मुस्लिम्स हैं, उनको पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ। तो एक न्यूज़ आने के बाद जब सुप्रीम लीडर मारा जाता है तो वो अपराइजिंग और या उनको बुरा लगता है, इसीलिए उन्होंने एक्सप्रेस किया है। इसके अलावा शुड नॉट टेक इट बियॉन्ड दैट। वो उनको ठीक है, इमोशनली आदमी बोल सकता है कि उनके सुप्रीम लीडर को इसने मारा है तो दे फील दैट। तो इसके अलावा इट शुड नॉट बी टेकन बियॉन्ड दैट। I'll say thank you so much sir for being here and sharing all the insights. I think इस एपिसोड को देख के काफी लोगों के माइंड में जो Clarity है उनमें उनको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी and they will be able to understand what the exact conflict is and उसके पीछे की कहानी क्या है and real life situations को अच्छे से समझ पाएंगे। I'll say thank you so much sir for being here. Thank you. I also enjoyed the conversation as well as the questions which you had put me. Fantastic. All the best. Thank you so much sir.